नमस्कार दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के प्रश्न। एक तरफ आपको दी हुई हैं पहाड़ियों के नाम और दूसरी तरफ आपको दिए हुए हैं राज्यों के नाम, तो आपको करना है सही मिलान। आइए कोशिश करिए। मिकिर की पहाड़ियाँ। मिकिर की पहाड़ियाँ हैं असम राज्य में। अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में। खासी की पहाड़ियाँ हैं मेघालय में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में। तो इस प्रकार हमने बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर लिया। राइट आंसर है बी, ए, डी, सी। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक आकृतियों का सही क्रम है? यानी आपको भौतिक आकृतियों का सही क्रम लगाना है या सीक्वेंस में लगाना है। कौन सा सही आपको बताना है भौतिक आकृतियों का क्रम। ऑप्शन है पहाड़, तराई, मैदान और भावर। मैदान, भावर, तराई और पहाड़। पहाड़, मैदान, भावर और तराई। मैदान, तराई, भावर और पहाड़। तो बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर है भौतिक आकृतियों का सही क्रम। पहले है मैदान, उसके बाद तराई, उसके बाद भावर, उसके बाद है पहाड़। यानी ऑप्शन डी है राइट आंसर। ऑप्शन डी को करेंगे राइट। उसके बाद प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तब पारित हुआ था जब डैश सरकार के मुखिया थे। आप सबको पता होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से पारित हुआ, तो कमेंट करिए अगर आपको पता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से पारित हुआ। तो उस समय आपको प्रधानमंत्री बताने हैं। ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। तो जब भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ उस समय प्रधानमंत्री थे ऑप्शन डी राजीव गांधी। सरकार के मुखिया कौन थे? राजीव गांधी थे। ऑप्शन डी है राइट आंसर। भारत में पर्यावरण संरक्षण नियम जब पारित हुआ उस समय राजीव गांधी सरकार के मुखिया थे। भारत में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक ऊपरी पूंजी, शैक्षिक दक्षता, जीवन स्तर। तो आपको बताना है निम्न में से कौन नहीं है मानव विकास सूचकांक से संबंधित। तो राइट आंसर है नहीं है सामाजिक ऊपरी पूंजी। बाकी मानव विकास सूचकांक से संबंधित हैं लेकिन सामाजिक ऊपरी पूंजी मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है। मानव विकास सूचकांक के संकेतक निम्न हैं: जन्म के समय, प्रत्याशा, शैक्षिक दक्षता, जीवन स्तर। उसके बाद प्रश्न है, निम्न में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी तट रेखा है? तो बताना है निम्न में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी तट रेखा है। तो बताइए किस देश में है विश्व की सबसे लंबी तट रेखा। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जापान और ऑप्शन डी है कनाडा। 5 सेकंड का समय है और चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है ऑप्शन डी कनाडा। विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है कनाडा में। और बातें जानते हैं, कनाडा की तटरेखा विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है। ध्यान है कि कनाडा रूस के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रूस के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है कनाडा और पहला है रूस। और कनाडा की तटरेखा विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है। उसके बाद है विश्व की जैव विविधता में भारत के योगदान की प्रतिशतता कितनी है? तो बताइए विश्व जैव विविधता में भारत के योगदान का कितना परसेंटेज यहाँ है? 2%, 4%, 6% या 8%। तो राइट आंसर है 8%। विश्व जैव विविधता में भारत का योगदान 8% है। कितना परसेंट है? विश्व जैव विविधता में भारत का योगदान 8% है। इसको रखना याद। भारत में पश्चिमी तट सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न वाला राज्य, यानी सबसे ज़्यादा भारत में जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में। आपको ऑप्शन में मिलेगा पूर्वी घाट, अन्य घाटों के नाम, लेकिन आपको टिक करना है सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और विश्व जैव विविधता में भारत का योगदान 8% है। जैव विविधता वाले क्षेत्र अनेक वन्य जीवों के वास स्थल होते हैं, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से संपन्न होते हैं। तो ये थी इसकी व्याख्या। उसके बाद है सुपर कूल्ड जल वह जल है, तो आपको बताना है कौन सा जल है सुपर कूल्ड जल, जिसे हम कहेंगे सुपर कूल्ड जल है ये, जिसका निर्माण ड्राई आइस से किया जाता है।
जो एक विशेष प्रकार का हिम है, 0 डिग्री तापक्रम के नीचे भी तरल बना रहता है, अंशतः तरल तथा अंशतः ठोस है। तो राइट आंसर आपको बताना है सुपर कूल्ड जल। सुपर कूल्ड जल वो जल है जो 0 डिग्री तापक्रम के नीचे भी तरल बना रहता है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा राज्य समूह भारत का लगभग 90% वार्षिक कोयला उत्पादित करता है? तो बताइए। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो बताना है निम्न में से कौन सा राज्य समूह भारत का लगभग 90% वार्षिक कोयला उत्पादित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसको याद रखना है, भारत का 90% कोयला का उत्पादन झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य करते हैं। झारखंड में झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ उच्च कोटि का स्टीम कोयला मिलता है। और झारखंड आपको बताइए। उसके बाद है, भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में देश की 25% भैंस पाली जाती है। आइए प्रमुख भैंस की नस्लों के नाम भी देखते हैं और उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम। जाफराबादी सौराष्ट्र में, मुरी उत्तर प्रदेश में, भसावरी उत्तर प्रदेश में, रोहतक हरियाणा में। तो ये सब भैंस की नस्लों के नाम हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा पद शहरों और नगरों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि की ओर इंगित करता है? निम्न में से कौन सा पद शहरों और नगरों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि की ओर इंगित करता है? ऑप्शन है शहरी विकास, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण या ऑप्शन डी है शहरी क्षेत्र। तो आपको बताना है कौन सा पद शहरों और नगरों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि को इंगित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए शहरी विकास। व्याख्या देखते हैं। शहरी विकास शहरों और नगरों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि को इंगित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको रखना है याद। शहरी विकास जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि 17.7% रही है। ये प्रश्न बहुत बार बन चुका है आपके एग्जाम में। निम्न में से कौन सी मिट्टी स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है? धूसर मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या काली मिट्टी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्वयं की घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 नोजम मृदाओं से समानता रखती है। इस मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये आपको रखना है ध्यान। प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का चरण निम्न में से किस कालावधि के दौरान था? तो आपको बताना है किस काल अवधि के दौरान था भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का चरण। 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1981 से 2001। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1951 से 1981। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? बंगाल की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में, फंडे की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में? तो निम्न में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो वो आता है आपका, आप बताइए कमेंट में। तो है ऑप्शन सी फंडी की खाड़ी में। ऑप्शन सी फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ऑप्शन सी। यदि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गैस के लिए है। तो सबको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। तो आपको बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए से संबंधित है, ओजोन के लिए है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में ओजोन क्षेत्र से उत्पन्न निवारण हेतु 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल का एक समझौता हुआ। इसी सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा और तब से 16 सितंबर को हम सब सेलिब्रेट करते हैं ओजोन दिवस। तो ये थे प्रश्न। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।